हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आज आपको कुछ 3 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। कुछ चुनिंदा 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहा हूँ, पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ करने हैं आपको ज़रूर। इससे पहले भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसके लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं, थ्योरी के लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। फिलहाल आज के 3 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो, और ये है आपके सामने पहला न्यूमेरिकल। ओके प्यारे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए एक बार समझिए। ये बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ये आपको समझना तो है ही है, लेकिन समझने के बाद ये मान लेना कि ये हमें याद भी हो जाना चाहिए कि कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। पढ़ने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जरा ध्यान से समझ के इसका डायग्राम बनाइए। कह रहे हैं पार्टिकल प्रोजेक्ट करा गया है ओवर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक एंड से ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड। ये ग्रेजिंग का क्या मतलब है समझिए। जैसे ये इस तरीके से मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस एक बनाई और ये वाई एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट से फेंका गया है, तो प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फेंका गया है, ये ऐसे गया प्रोजेक्टाइल, थीटा एंगल से फेंका, और ये इस तरीके से ऐसे गया। कितने एंगल से फेंका है, लेट दिस एंगल बी थीटा। दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट से फेंका गया है, कहाँ से फेंका गया है, फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एक बेस से फेंका गया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना होगा। इस तरीके से ये फेंका गया है, जो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बेस के एक एंड से ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया है और वो दूसरे एंड पे जाके टकरा रहा है एग्जैक्टली, और इस तरीके से कि इसकी जो ऊपर वाली वर्टेक्स है इससे ग्रेज करता हुआ जा रहा है। ग्रेज का मतलब क्या होता है, जस्ट बस छूता हुआ निकल जाए, छूता हुआ क्या, जस्ट उससे ऊपर से निकल जाए, जस्ट उसे हम कहते हैं ग्रेजिंग। ग्रेज करता हुआ ऐसे निकल रहा है। यहाँ दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करें, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में tan अल्फा tan बीटा आ रहा है प्यारे, तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो ट्राइंगल है इसका नाम दे देते हैं O, A और बी। उम्मीद है डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वर्टेक्स से एक इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे ये प्रूफ करने के लिए। क्या है ये, एक ए जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट अगर हम x, y ले लें, तो बच्चे इसकी हाइट कितनी होगी, ऑब्वियसली इसकी हाइट y होगी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, ठीक है। अच्छा, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को, प्रोजेक्टाइल जहाँ से फेंकी और जहाँ से जाके टकराई, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं r। अगर ये r है, ये x है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली r माइनस x। डायग्राम खूबसूरती से बनाइएगा, साफ साफ बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो चूंकि क्वेश्चन में tan अल्फा और tan बीटा है, तो tan अल्फा और tan बीटा तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल अगर आप देखें, ट्राइंगल O, इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं C, ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल ABC। अगर दो ट्राइंगल्स में आप देखें तो इन दो ट्राइंगल्स में मैं tan अल्फा और tan बीटा लेने वाला हूँ। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, थीटा अलग एंगल है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ठीक है। अभी u वेलोसिटी मान लें फेंका है, इस ट्राइंगल में tan अल्फा लें तो इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x, तो tan अल्फा की जगह हम लिख देंगे y अपॉन x, ठीक है, प्लस
टेन बीटा ऐसे क्या आएगा, टेन बीटा यहाँ से आ जाएगा इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन आर माइनस एक्स, वाई अपॉन आर माइनस एक्स। ठीक है भैया, इसका एलसीएम शेलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये बन गया x आर माइनस एक्स और ऊपर यहाँ पे आ गया y इंटू आर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो माइनस वाई एक्स है, माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिर्फ बचेगा वाई आर। क्या बचेगा, वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स। क्या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एक्स इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स। कुछ नहीं, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और कुछ नहीं किया है। ऐसे ही छोड़ना चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस इक्वेशन को लिख दें, इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आसानी से आ गया टेन अल्फा टेन बीटा, लेकिन टेन थीटा कैसे लेके आएँ इसकी जगह। तो आप याद करो टेन थीटा किस में आता था, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। टेन थीटा किस में आता था, यस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन जब प्रोजेक्टाइल फेंकी जाती है तो उसके ट्रेजेक्ट्री की एक इक्वेशन हमने डिराइव करी थी। अगर याद नहीं है तो पेजेस पलटो, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स करके करते हैं वही सिंपल तरीके से आएगी, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमें मालूम है क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं। कहाँ से आई, शॉर्ट में बता दूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। ये वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए टी निकालेंगे पहले, हॉरिजॉन्टल के लिए यू वाई रखेंगे, टी रखेंगे, टी यू वाई होगा यू साइन थीटा, टी आएगा यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए की माइनस जी रखेंगे, उससे ही आ जाएगा। ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, उम्मीद है कि इससे आपको पता है ये कैसे आती है। फिलहाल ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। देखिए इस इक्वेशन में टेन थीटा आता है, तो हमें ये पूरा टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने एक ऐसी इक्वेशन ली जहाँ टेन थीटा आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉस भी आ रहा है। कॉस को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया तो प्यारे यहाँ तो बचा 1, जबकि यहाँ पे x बाहर आया तो एक x बचेगा, g रहेगा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही था, साथ में नीचे हमें एक टेन थीटा भी लिखना पड़ेगा, तभी 10 से 10 कट के ये गायब हो पाएगा टेन थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x टेन थीटा 1 माइनस हाफ जी एक्स अपॉन ये टेन थीटा की जगह अगर हम लिख दें क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक कॉस से कॉस कट गया। ठीक है, अब ये बन गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। याद है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, यस, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो हाफ जी ऐसे ही, एक्स वैसे ही, 2 यू स्क्वायर वैसे ही, और कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2 की जगह लिख दे रहे हैं साइन 2 थीटा। ठीक है भैया, आपको ध्यान है साइन 2 थीटा किस में आता था, साइन 2 थीटा आता था आर के फॉर्मूले में। जी हाँ, आर का क्या फॉर्मूला होता है, याद करो, आर का रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हम अगर आर जी लिख दें तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह लिख दें जी आर, ये इधर ले गए जी आर लिख दिया। ऐसा करने से जी से जी कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया आपका आर माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, हमें टेन थीटा निकालना था ना, टेन थीटा यहाँ से निकालो, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये एक्स इसके नीचे चला जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और आर ऊपर और आर माइनस एक्स नीचे, आर ऊपर और आर माइनस एक्स नीचे। ठीक है प्यारे, ये इस तरीके से आ गया आपका टेन थीटा। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अरे जरा देखना,
अरे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इक्वल आ रही हैं, y अपॉन एक्स देश, अरे इसका मतलब RHS इक्वल आ रहा है अगर, तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। सिंस 1 इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? तो प्यारे समझ में तो आ जाता है, लेकिन एग्जाम में ये कर पाएँ उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 बार इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी आपको ये एग्ज़ाम में याद रह पाएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। करिए अपने आप, समझिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है कि पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि बाकी नॉर्मल क्वेश्चन से अलग था, ऐसे ये अलग क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा बहुत पिछले वाले पे बेस्ड है। देखिए क्या है, बोल रहे हैं अ शैल इज फायर्ड फ्रॉम गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल अलोंग इट्स स्लोप। अच्छा, एक हिल है, वहाँ से उसके बॉटम से शेल फायर्ड करा गया है। एक ऐसी हिल, स्लोप ऑफ द हिल इज अल्फा 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ बैरल टू द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। अभी इसका क्या मतलब है समझिए। एक इस तरीके से ये हिल है, ये लीजिए हिल बना दी, ठीक है, ये हिल है, एक ऐसी हिल जिसका स्लोप कितना दे रखा है, जिसका ये स्लोप आपको दे रखा है, स्लोप ऑफ द हिल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ओके, यहाँ से एक बैरल से गन फायर करी गई है, शेल फायर किया गया है इस तरीके से कि बैरल जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी जो बुलेट फायर करी गई है, बुलेट कह लो या शेल कह लो, जो फायर किया गया है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे 60 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है तो 60 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से ये 60 डिग्री एंगल पे लेट इट बी बीटा। ठीक है, बीटा हम मान ले रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे ये शेल फायर किया गया, किस स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी आप देखिए जब इस स्पीड से ऐसे फेंकेंगे तो ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन ऑफ द पॉइंट एट विच द शेल फॉल्स। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गन ऑफ द पॉइंट एट विच द शेल फॉल्स। ये शेल जो है अगर यहाँ से फायर करेंगे तो ये इस तरीके से आप देखिए, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ करता हुआ, मान लें कि ये यहाँ पे जाके गिरेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लें क्या हैं, x, y। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जिस पॉइंट से फेंका गया है वो अगर पॉइंट O ले लें, तो जहाँ से फेंका गया है और जहाँ जाके टकराया है तो हिल पे कितनी दूर जाके टकराएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गन यहाँ है, फ्रॉम द पॉइंट एट विच द शेल फॉल्स, जहाँ पे ये फॉल कर रहा है यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस होगा, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना है, लेट इट बी OP, ये हमें निकालना है, लेट इट बी S, ये हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? हिल का स्लोप है 30 डिग्री और बैरल का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, 21 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है, यहाँ टकराएगी, कितने डिस्टेंस पे जाके टकराएगी ये हमने निकालना है। कैसे निकालें? सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे प्यारे। प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ गई है, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस y रहा होगा और ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स x रहा होगा। पहले हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स जैसे करते हैं प्यारे वो कर लें अगर हम, तो पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स जैसे करके करते हैं वैसे करेंगे। जो बच्चे डायरेक्ट कर पाते हैं वो डायरेक्ट करिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में USAT, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे x x x, यहाँ y y y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कितनी होगी? अगर इधर u है, ये बीटा एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल में होगी u cos बीटा, है ना, और वर्टिकल में होगी u sin बीटा। अल्फा बीटा और u की वैल्यू बाद में लगा देंगे, अभी पहले ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। sx डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल, यहाँ से यहाँ तक जाने में हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस है x, वर्टिकल में ट्रैवल किया है y, ये x ये y, ये 0 होता है, ये माइनस g, इधर से t निकालेंगे तो ये हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो s की जगह x डालेंगे, u की जगह u cos बीटा और इनटू
टी, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इसे हटा दीजिए, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, लेट इट बी इक्वेशन 1। ऐसे यहाँ पे डालते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा s की जगह हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका u की जगह u साइन बीटा, और हाफ a की जगह जब g लगाएंगे तो ये माइनस g और t स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे t रह गया, t और लगा दीजिए, ओके। अच्छा, ये मान लीजिए आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी जनरली हम क्या करते थे, इधर t की वैल्यू इसमें डाल देते थे, यहाँ पे बच्चे ये करने की बजाय, चूंकि आपको OP डिस्टेंस निकालना है, S डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए ऑब्वियसली ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इस वाले ट्राइंगल में अगर हम ट्राइंगल लें OP और इसका नाम दे रहे हैं N, OPN ट्राइंगल ले लें, तो OPN ट्राइंगल में अगर हम साइन और कॉस निकालें तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन और कॉस। चलिए पहले कॉस निकालते हैं। कॉस का फॉर्मूला होगा कॉस एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी, कॉस एल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस एल्फा हो जाएगा x अपॉन OP की जगह क्या लिख दूं, s लिख दूं, ठीक है, OP अपॉन s। ऐसे ही साइन एल्फा अगर हम देखें तो साइन एल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी y अपॉन s, ठीक है। बोले सर 10 क्यों नहीं लिया, बच्चे हमें s चाहिए था, इसलिए हमने वो फॉर्मूले लगाए हैं साइन और कॉस, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए जिसमें हाइपोटेन्यूज आए, इसलिए ताकि हम s निकाल पाएं। इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो x कितना हो गया, x हो गया s कॉस एल्फा, जबकि y हो गया आपका s साइन एल्फा। बोले इसका क्या करें सर, इसका ये करेंगे बच्चे मेरे प्यारे, s साइन एल्फा। अगर आप देखिए 1 और 3 दोनों तरफ x हैं, जबकि 2 और 4 दोनों तरफ y हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर दें, इससे क्या निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले 1 इज इक्वल टू 3 कर दें, 1 इज इक्वल टू 3, ये x है, ये भी x है, तो यानी u cos बीटा इंटू t इज इक्वल टू s cos एल्फा। इससे क्या निकल के आया, इससे हमारा t निकल के आ गया, कम से कम t कितना होगा, t इज इक्वल टू s cos एल्फा अपॉन u cos बीटा, ठीक है। t का क्या करेंगे, लेट्स सी, लेकिन अभी दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करें, 2 और 4 इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 इज इक्वल टू 4, यानी ये आपका इधर लिख दे रहा हूँ, ये आपका आ गया u साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस साइन एल्फा। यहाँ अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि t आपका निकल के आ गया, क्वेश्चन में t नहीं दे रखा है, तो आपको यहाँ से t एलिमिनेट करना पड़ेगा। बाकी तो u भी है, बीटा भी है, g भी है, अल्फा भी है और s निकालना है, लेकिन इस इक्वेशन में क्योंकि t गिवन नहीं है, तो t को एलिमिनेट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा u साइन बीटा इंटू s cos एल्फा अपॉन u cos बीटा। बहुत पेशेंस से डालिएगा, अल्फा बीटा में उलझ मत जाना इसके जाल में। 1/2 जी टी स्क्वायर डायरेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, s स्क्वायर cos स्क्वायर एल्फा अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू s साइन एल्फा, ठीक है। कुछ कटा क्या, लेट्स सी, यहाँ पे u से u कट गया, ठीक है, u से u कट गया, और अभी आप देखिए यहाँ से s कॉमन आके कट जाएगा, यहाँ से s कॉमन लेंगे, s गया, यहाँ से s स्क्वायर का s एक बच गया और यहाँ पे s कट गया। अब चूंकि हमें OP डिस्टेंस यानी s निकालना था, तो s कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है s। एक और गड़बड़ी यहाँ सही कर लीजिए, ये माइनस था। s निकालने के लिए, इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको उधर ले जाएंगे, बाकी चीज़ें इधर लाएंगे, या फिर देखिए इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर से इधर ले आ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका हाफ जी एस कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्लस में हो जाएगा उधर जाके, और ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी। इधर क्या बचा है, इधर बचा है साइन बीटा कॉस एल्फा अपॉन कॉस बीटा, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस साइन एल्फा, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया आपका क्या, कॉस बीटा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन बीटा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस बीटा,
ठीक है, और अपॉन कॉस बीटा। अभी आप देख पा रहे हैं कि सर काफ़ी ज़्यादा उलझ गया है मामला, ऐसा लग रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, सर लगता नहीं कि आंसर आ पाएगा, लेकिन आप देखिए अभी रायता सब सिमटने वाला है। एक कॉस बीटा कॉमन हो गया, यहाँ से कट गया। चूंकि हमें एस निकालना था, एस निकालने के लिए बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। उससे पहले काम ये कर लो, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। भैया ये तो फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा का। किसका? साइन बीटा माइनस अल्फा का ये फॉर्मूला हो जाएगा। साइन बीटा माइनस अल्फा का ये फॉर्मूला होता है साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। इसको एक्सपेंड करके ये लिखा जाता है और छोटा करके ये लिख दिया। यहाँ पे अगर सिर्फ एस छोड़ दें, एक ही स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, यहाँ पे हाफ है, 2u स्क्वायर कॉस बीटा ऊपर जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस बीटा ऊपर जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? जी और कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे आएगा, जी और कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे। अरे लो, एस का फॉर्मूला आ गया, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। ये देखिए यू आपको दे रखा है कितना? 21 दे रखा है, 21 इंटू 21 कॉस बीटा, बीटा कितना है? 60, कॉस 60 लिख दे रहे हैं। और यहाँ पे जब बीटा माइनस अल्फा डालेंगे, यानी 60 माइनस 30 डालेंगे, कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो ये बचेगा आपका साइन 60, साइन सॉरी 60 माइनस 30 होता है 30, ठीक है। और अपॉन में क्या है? जी की वैल्यू कितनी? जी की वैल्यू यहाँ पे चलिए 9.8 नहीं दे रखी है तो 9.8 ही लेंगे। और कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा है आपका 30, तो कॉस स्क्वायर 30। बच्चे यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डालो, ये कट पिट जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं। देखिए यहाँ एक बार आपको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, बाकी आप टैली करिएगा। 2 इंटू 21 अपॉन 9.8 लिखा है, पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 लगेगा। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है √3/2, नहीं cos 60 होता है 1/2। sin 30 भी होता है 1/2, है ना। और cos 30 होता है आपका स्क्वायर है, cos 30 होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, तो 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और 3/4 ऐसे लिख दिया, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 ये कट गए, पॉइंट लगा के ऊपर 0 लगा दिया है आपने। 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, है ना, 2 1 ज़ा और ये 2 49 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 3 10 ज़ा 30। देखा कितना सिंपल सा राउंड फिगर में आंसर आ गया। तो प्यारे क्वेश्चन ये था आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या स्टेप्स लिए वो तो समझ गए आप, लेकिन दिमाग में बस पाएँ वो स्टेप्स, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे करने के बाद 1 से 2 बार ज़रूर करना, तब ये ध्यान में रह पाएगा, ठीक है। बट डोंट लूज होप्स, आप जब कहीं पे बीच में अटक जाएं, करते जाइए, जहाँ तक होता जा रहा है कुछ ना कुछ ज़रूर निकल ही आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको समझिए थोड़ी देर, फिर हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, बहुत पॉपुलर, बहुत अलग सा क्वेश्चन है, कई स्कूल्स में पूछा जाता है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं। ओके प्यारे, आ गया है आपका आजकल आखिरी क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट। क्या है पढ़िए, बोल रहे हैं कि शो दैट द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब क्या है क्वेश्चन का, पहले वो समझिए। 2 प्रोजेक्टाइल फेंकी गई हैं, ये नहीं दे रखा है सेम स्पीड से फेंकी है, इसलिए हमने जनरल ले लिया, एक u1 से, एक u2 से, एक θ1 एंगल से और एक θ2 एंगल से। दोनों का पाथ जो है वो प्रोजेक्टाइल होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, अपने आप में वो पैराबोलिक पाथ कवर करेंगी। लेकिन ये कहा गया है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल पे खड़े होके दूसरे प्रोजेक्टाइल को कोई देखे तो प्रोजेक्टाइल पहली वाली बॉडी चलती जाएगी, दूसरी वाली भी चलती जाएगी। इंडिविजुअली दोनों का पैराबोलिक पाथ है, लेकिन पहले वाले प्रोजेक्टाइल से अगर कोई इंसान दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल को देखे तो पहले वाले को दूसरे वाला प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन करता हुआ दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ दिखाई देगा। ये हमें निकालना है। फिर से एक बार, इंडिविजुअली आप सामने से देख रहे हैं तो सामने से तो पैराबोलिक है दोनों का, लेकिन पहले वाले प्रोजेक्टाइल पे खड़े होकर अगर दूसरी वाले प्रोजेक्टाइल को देखें तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। ये प्रूफ करना है, बिल्कुल वैसे ही आप इमेजिन करिए जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था
कि एक बॉम्बिंग एरोप्लेन जा रहा है, इस तरीके से सीधे जा रहा है और चलते चलते उसने बॉम्ब छोड़ना शुरू करे, तो बॉम्ब इस तरीके से आगे जाके पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करेंगे, लेकिन उस प्लेन से बैठा हुआ पायलट अगर उस बॉम्ब को गिरता हुआ नीचे देखे तो जैसे जैसे एरोप्लेन आगे जाएगा वैसे वैसे वो बॉम्ब भी आगे जाएगा, तो उससे उस बॉम्ब का पाथ कैसा दिखाई देगा पायलट को? स्ट्रेट लाइन मोशन, इंडिविजुअली नहीं होगा, उसे दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ कुछ है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि पहले मान लें कि पहली वाली जो प्रोजेक्टाइल है, लेट इट बी, ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, यहाँ से ये दूसरी वाली प्रोजेक्टाइल मान लें यहाँ पर है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अगर ये आगे जाती जाएगी, ये आगे जाती जाएगी, यानी ये, लेकिन यहाँ से कोई देखे इसे तो इस आदमी को इसे B का मोशन स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ये अगर प्रूफ करना है तो कैसे करें भैया? प्रोजेक्टाइल को जब हमने पैराबोलिक प्रूफ करना था तो कैसे प्रूफ किया था? हमने कहा था अगर इक्वेशन ऑफ y इज क्वाड्रेटिक इन x, तो हमने कहा था कि ये इट शोज पैराबोलिक। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन कब शो होता है? अगर इक्वेशन ऑफ y इज लीनियर इन x, y की पावर भी 1 हो, x की पावर भी 1 हो, देन दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको ध्यान हो 10th क्लास में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx, है ना, प्लस c, लिखना चाहे लिखें, लिखना चाहे ना लिखें, लेकिन अगर इसकी 1 और 1 आ रही है, इसे छोड़ें, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन जहाँ पे m एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है जो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताता है। फिलहाल दोनों की पावर 1 है तो हम कह देंगे कि भैया स्ट्रेट लाइन है। तो हमें क्या निकालना होगा? ए की अपनी इक्वेशन होगी पाथ की, बी की अपनी एक इक्वेशन होगी पाथ की, लेकिन ए कि बी की इक्वेशन विद रिलेटिव टू ए निकाल के देखनी होगी कि क्या होगी। तो पहले हम ए की लिख लें इक्वेशन, फिर बी की लिख लें इक्वेशन, फिर बी की इक्वेशन रिलेटिव टू ए लिखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ हम डायरेक्ट करेंगे, दोनों का प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक पाथ है, तो मैंने बताया हर क्वेश्चन ऐसे प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स करके करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लेकिन अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद हॉरिजॉन्टल जब हम करते हैं तो क्या आता है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स करके देखना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी निकलता है। एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हॉरिजॉन्टल का जब करते हैं तो एक्सेलेरेशन 0 होने की वजह से ये कंपोनेंट तो आता ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर u है तो हॉरिजॉन्टल में हो जाती है cos थीटा। ये यहाँ पे लगता है इस तरीके से, समझ में आया? u cos थीटा इंटू टी कैसे? अभी डायरेक्ट लिखेंगे, आगे कहीं पे भी आएगा हॉरिजॉन्टल वाला, आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। और वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो s तो हो जाएगा आपका y, और वर्टिकल में वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी u साइन थीटा, और टाइम t माइनस एक्सेलेरेशन माइनस जी की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट जो है पहले के वो x1 y1 है तो यहाँ पे 1 1 लिखेंगे और यहाँ पे u1 लिखेंगे। बाकी टाइम तो सेम है क्योंकि सेम टाइम पे फेंकेंगे, इसलिए टाइम में t1 t2 नहीं आएगा। एक इक्वेशन आपके पास a के लिए ये आ गई। ऐसे ही b के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं x2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ 2 2 2 2, ठीक है, यहाँ थीटा 1, यहाँ थीटा 2। ये आपकी b के लिए इक्वेशन आ गई। अभी क्या करेंगे, क्योंकि b का मोशन हमें देखना है रिलेटिव टू a, तो उसके लिए हम क्या करें, x2 माइनस x1 करें। क्या फ़ायदा होगा देखते हैं, x2 माइनस x1 करें। जब भी रिलेटिव मोशन निकालना है, रिलेटिव मोशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया, u2 cos थीटा 2 t माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू टी कॉमन आ रहा है तो t बाहर ही लिख दे रहा हूँ एक ही बार में, ठीक है। ऐसे ही y2 माइनस y1 करें। बोले सर क्यों कर रहे हैं माइनस, अभी पता चलेगा। दिस माइनस दिस करेंगे प्यारे, तो इसमें क्या बचेगा, देखिए यहाँ दिस माइनस दिस करने पे हाफ जी टी स्क्वायर तो कट जाएगा, दिस माइनस दिस में हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचेगा, u2 साइन थीटा 2t
माइनस u1 साइन थीटा 1t, फिर से वही टी कॉमन आ रहा है तो t हम बाहर ही लिख दें। अभी इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए, ये डिवाइड करेंगे हम बेटा सेकंड को फर्स्ट से, इसको ले लें थर्ड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय 1 तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू टी डायरेक्ट काट के लिख दे रहा हूँ u2 साइन थीटा 2 माइनस u1 साइन थीटा 1 अपॉन u2 कॉस थीटा 2 माइनस u1 कॉस थीटा 1। और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन मत निकाल लेना, कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन एक बात है, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखिए कि x और y तो चेंज होता जाएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 और एंगल्स थीटा 1 और थीटा 2 जिससे फेंके गए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिसकी वजह से इसका न्यूमरेटर भी कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट भी कैसा आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अभी y2 माइनस y1 क्या है, मान लें कि इसके अपने कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, इसके अपने कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, तो प्यारे अगर हम अपने अपने कोऑर्डिनेट्स की बजाय b के कोऑर्डिनेट्स लिखें विद रिस्पेक्ट टू a, तो लेट कोऑर्डिनेट्स, या ऐसे लिख देते हैं इफ कोऑर्डिनेट ऑफ b आर x, y विद रेस्पेक्ट टू यानी रिलेटिव टू a, देन भैया x2 माइनस x1 की जगह x लिख सकते हैं एंड y2 माइनस y1 की जगह y लिख सकते हैं। रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा है, जब मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन कर रहे थे तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे निकालते थे, आपको याद हो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे v21, इसको ऐसे लिखते थे v2 माइनस v1, ऐसे ही रिलेटिव डिस्टेंसेस की जगह हम x ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ अगर हम यहाँ डाल दें तो ऊपर y2 माइनस y1 की जगह y आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ गया, यानी y इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x। अरे दिस इक्वेशन, ये दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ y, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ y विच इज लीनियर इन x, विच इज लीनियर इन x। आप देखिए दोनों की पावर 1 आ रही है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ y इज लीनियर इन x विच रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पूरा आगे लिख लीजिएगा, विच रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब a से कोई b को देखेगा तो उसे कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टार्टिंग याद रखनी पड़ेगी कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये अपने तरीके के अकेले इकलौते क्वेश्चंस होते हैं, उसकी स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ती है पॉपुलर क्वेश्चंस की कि ये कैसे होगा। तो इसको पहले अपने आप करिए, समझिए, उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे आज के कुछ 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है समझ में आया होगा। अलग तरीके के क्वेश्चंस थे। प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले लेक्चर्स में कराए हैं और कई क्वेश्चंस आपको मैंने असाइनमेंट में दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जिस असाइनमेंट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये टोटल 6-7 लेक्चर्स थे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम किसी एक नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी चैप्टर में एक अगला पार्ट सर्कुलर मोशन और दे रखा है, मोशन इन अ प्लेन में, बट वो हम यहाँ ना करा के वो हम सर्कुलर मोशन एक अलग से चैप्टर है वहाँ पर ही हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, अपना अगला चैप्टर। ये चैप्टर जो है आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल जितने मैंने कराए वो करिए, असाइनमेंट में जितने हैं वो करिए। कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिलहाल बेटा जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।